हेलो एवरीवन। मैं हूं गर्वित। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। आज है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 4। हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेंस के अकॉर्डिंग के हिसाब से मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ इसको, तो हम नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और प्यार से जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्या है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट? इसको मैंने अगेन 3 स्टार दिया है क्योंकि इस पे क्या है ना, मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जैसे कि अपना हो गया ट्रांजिशन कर्व, वाइडनिंग हो गया, हमारा सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग भी इसमें आती है। तो ये सारी चीज़ हम इसके अंडर कवर करने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें 5 से 6 टॉपिक हैं, तो मैं इसको 2 लेक्चर के अंदर बनाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम मेनली जो हमारा पूरा ध्यान दिया जाएगा वो दिया जाएगा सुपर एलिवेशन पर। अगर आप सिर्फ सुपर एलिवेशन पढ़ना चाहते हैं तो इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं सुपर एलिवेशन के ऊपर कराऊंगा 3 से 4 मेंस के न्यूमेरिकल। तो काफ़ी मज़ा आने वाला मेरे को तो, और आपको भी आएगा उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स, या मैं इसको बोलूँ थोड़ा और शॉर्ट तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कर्व हम क्यों देते हैं, क्या होते हैं, वो चीज़ होती है। हॉरिजॉन्टल कर्व तो आपने सबने देखे होंगे, क्या नेसेसरी आई। देखिए, अब तक हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमारी पूरी व्हीकल जो था वो सिर्फ स्ट्रेट जा रहा था। हमने कोई भी डायरेक्शन उसको नहीं दी थी जिससे वो कर्व में जाकर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सके। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स या हॉरिजॉन्टल कर्व देने का हमारा जो एम होता है वो यही होता है कि हमारी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कर्व ऐसे जा रहा है तो व्हीकल अपने आप भी ऐसे अपना टर्न ले लेगा। मान लीजिए ये कर्व ऐसे जा रहा है तो व्हीकल का टर्न ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारी नेसेसरी होती है क्या देने की, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट या हॉरिजॉन्टल कर्व देने की। पर जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व देते हैं तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कर्व देंगे, या आप भी कभी गए होंगे किसी भी टर्न पर, आपने देखा होगा कि हमको कोई बाहर की तरफ खींच रहा होता है। जैसे कि मैं इधर वाला टर्न ले रहा हूँ, ये वाला टर्न ले रहा हूँ, तो मेरे को इधर की तरफ झटका सा लगता है ना, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है जो कि हमको बाहर की तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये चीज़ इधर हमें ध्यान रखनी है। तो इसको कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या हम क्या चीज़ करें कि जिसकी वजह से गाड़ी को जो इधर की तरफ खींच रहा है या जो हमको खींच रहा है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना रहे, वो ज़्यादा मेजर प्ले रोल ना करे, हमारी गाड़ी उधर ही रहे, उस पर कोई मतलब डिस्कम्फर्ट फील ना हो ड्राइवर को या पैसेंजर को। तो ये सारी चीज़ हम आज क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन, जो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चौक ले लेता हूँ भाई, पसीने बहुत आते हैं क्योंकि फैन नहीं चला सकते, नहीं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है। लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर्व आर यूज्ड टू प्रोवाइड, जो समझाया था वही लिख रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल कर्व किस लिए होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए होते हैं। यूज्ड टू प्रोवाइड to change the direction of vehicle। किस लिए प्रोवाइड कराते हैं, जो चीज बताई थी वही है कि हॉरिजॉन्टल कर्व आर यूज्ड टू प्रोवाइड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल, या डायरेक्शन ऑफ मोशन। व्हीकल की मोशन हो या अपनी मोशन हो, एक ही बात है, उसको चेंज करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कराते हैं ना, तो हमारे पास 2 मेजर केस होते हैं। मैं एक बार वो लिख देता हूँ, मतलब उनका हमें बहुत इंपॉर्टेंस ध्यान देना पड़ता है। तो बाई प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल कर्व, horizontal curve by providing horizontal curve, there are possibility of, फर्स्ट है क्या, स्किडिंग। स्किडिंग क्या होती है गाइस, और स्लिपिंग क्या होती है, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो कार्ड में उसका आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, उधर से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू जुड़े हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरे फर्स्ट लेक्चर से ही देखें। और दूसरा क्या हो जाएगा, ओवर टर्निंग। क्या हो जाएगा, ओवर टर्निंग।
ठीक है। तो ये हमारे पास दो इन चीज़ों का, जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कराते हैं ना, तो हम यही चीज़ अज्यूम करके बनाएंगे, या उसका हम पूरा उस तरह से देख के बनाएंगे, ना तो स्किडिंग ज़्यादा हो और ना ही ओवरटर्निंग तो होनी नहीं चाहिए। ओवरटर्निंग क्या, मान लीजिए गाड़ी जा रही है, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रक जा रहा है तो पलट जाता है ना, वो किसके अंदर आएगा, ओवरटर्निंग के अंदर। अगर गाड़ी जा रही है मान लीजिए ऐसे, पर वो स्किड होती जा रही है, उधर की तरफ जाती जा रही है, वो केस किसके अंदर आएगा, स्किडिंग। तो हम ऐसा क्या करें, कितना फ्रिक्शन दें, क्या चीज़ करनी है, वो सारी चीज़ हम इसके अंडर कवर करेंगे। तो चलिए मैं एक बार डायग्राम भी बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है। इधर ये व्हीकल मैंने अज्यूम कर लिया, ये मेरा क्या है, व्हीकल है, ठीक है। अब जैसे कि ये इधर की तरफ कर्व ले रहा है, तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, पी से डिनोट कर दिया। तो जब इधर की तरफ लग रहा है तो इधर की तरफ किस कौन एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। और ये फ्रिक्शन मोशन तो इस डायरेक्शन में, पर मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लेटरल फ्रिक्शन। ये मैंने काफी अच्छे से समझाया, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, कितनी कितनी वैल्यू होती है, लेक्चर नंबर 1 में, तो मैंने उसका रिकमेंडेशन पहले ही कर दिया था, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो पी जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ये तो सिर्फ कोफिशिएंट है, और फ्रिक्शन फोर्स बनाने के लिए मेरे को नॉर्मल फोर्स का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पी फोर्स इससे ज्यादा हो गया तो हमारी गाड़ी इधर की तरफ स्किड हो जाएगी, क्या पता अगर हाईवे पर हमने कर्व दिया तो हाईवे से नीचे ही गिर जाए, तो ये चीज हम नहीं चाहेंगे। तो जैसे कि हमारी जो पी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू म्यू डैश एन। क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू म्यू डैश एन। एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है एन। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वेट क्या लग रहा होगा, एम जी, तो ऊपर क्या एक्ट कर रहा होगा, इसके जस्ट ऊपर में वही नॉर्मल फोर्स, तो एन की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी, एम जी। और पी की जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो बस इधर वैल्यू पुट करनी और देखना रिजल्ट क्या आता है। एम वी स्क्वायर बाई आर इज लेस देन इक्वल टू, बराबर हो सकता है तो भी गाड़ी इधर ही रहेगी, पर अगर ये ज्यादा हो गया तो गाड़ी हमारी इधर स्किड कर जाएगी, वो चीज हम नहीं चाहेंगे। तो म्यू डैश एन की वैल्यू मैंने अभी बताई कि नॉर्मल फोर्स होता है, मतलब नीचे जितना फोर्स लग रहा होगा उसी को हम एन की वैल्यू बोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू डैश एन जी। अब देखिए एम से एम कट गया, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई जी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डैश। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो भी हम फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएं रोड पर, वो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, वी स्क्वायर बाई जी आर। और ये वी स्क्वायर बाई जी आर जो है, देखो यार ये तो आइडिया नहीं रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, चलो मैं तो लिख देता हूँ, वी स्क्वायर बाई जी आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए म्यू डैश। और वी स्क्वायर बाई जी आर इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशो। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशो। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल रेशो, ठीक है। अब देखिए दो तरह के रेशो होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल, मतलब दो तरह के फोर्स होते हैं। याद कैसे करना है, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल, पी फॉर पास, मतलब जो पास की तरफ जो खींच रहा होगा ना वो क्या होगा, सेंट्रीपीटल फोर्स होगा। वहीं अगर जो दूर की तरफ होगा सेंट्रीफ्यूगल, एफ मतलब होता है फार, फार मतलब होता है दूर जाना, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, गाड़ी को दूर की तरफ लेके जाएगा सेंटर से। मतलब जैसे कि ये कर्व है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा ना, दूर लेके जाना है, तो कौन सा मैंने इसको बोला था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, ये मैंने पहले भी बोला था। उसी की वजह से तो पहला वाला कंडीशन यही है हमारा कि वी स्क्वायर की वैल्यू जो होनी चाहिए, वी स्क्वायर बाई जी आर की वैल्यू होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए म्यू डैश। म्यू डैश के लेटरल फ्रिक्शन से, मतलब इतना लेटरल फ्रिक्शन हमें प्रोवाइड कराना ही कराना है कि वो सेंट्रीफ्यूगल रेशो से एक बराबर हो या ज्यादा होनी चाहिए। कम का केस हम बिल्कुल अज्यूम नहीं करेंगे। यहीं मैं ओवरटर्निंग का समझा देता हूँ। ओवरटर्निंग में क्या है, देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, काम हो गया मेरा इतना, ये तो ठीक है। अब देखिए ओवरटर्निंग में क्या है, मान लीजिए इसकी जो सेंटर तक जो हाइट है ना वो क्या है, एच है, ठीक है। ओवरटर्निंग में जब क्या होगा, ओवरटर्निंग किसकी वजह से होगी, जैसे कि मान लीजिए आप खड़े हो, ठीक है, मैं एक आपका पैर पकड़ के खींचूं, ठीक है, तो आप अगर मैंने पैर पकड़ के तेज खींच दिया तो आप उधर की तरफ गिर जाओगे ना, वही चीज होती है ओवरटर्निंग। अब देखिए यहाँ सेंटर पे लग रहा है, सीजी पे लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, तो ग्रेविटी जो लग रहा है वो फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लगेगा, ठीक। अब ये जो फोर्स लग रहा है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट बनाएगा, जैसे कि मैंने आपको पैर को पकड़ के खींचा, पैर को पकड़ के खींचा तो एक मूवमेंट बना जिसकी वजह से आप पीछे गिर गए। यहाँ मैं सर को पकड़ के खींचूं तो आप इधर से गिर जाओगे, पैर उधर चले जाएंगे, तो ये क्या मूवमेंट बन रहा है। ऐसी जो वेट का जो
फोर्स का जो वेट का जो कंपोनेंट है वो भी कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करेगा। तो यही चीज है, इधर ये दोनों क्या है, मूवमेंट बैलेंस हो जानी चाहिए। जैसे कि मैं मूवमेंट लिखता हूँ P इंटू एच लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तभी तो। अगर वो ज्यादा हो गया तो ओवर टर्निंग हो जाएगी, वो हम नहीं चाहते, तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। वेट कंपोनेंट क्या है, म्यू डैश एम जी, और ये वाला कंपोनेंट मान लीजिए इसकी विड्थ क्या है, व्हीकल की v है, तो क्या हो जाएगा b/2, क्योंकि ये सीजी सेंटर पे लग रहा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी b, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी h। ठीक है, अब देखिए वही p की वैल्यू फिर मैं रखूंगा mv² इंटू एच लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू डैश एम जी b/2। अब देखिए m से वही m कैंसिल, पहले की तरह वही मेरे को इधर क्या बनाना है, सेंट्रीफ्यूगल रेशो बनाना है, तो v², g को मैं इधर ले जाऊंगा, v²/g आर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए b/, अरे इसमें म्यू का कोई कंपोनेंट यूज नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन की बात हो ही नहीं रही, डायरेक्ट उठाने की बात हो रही है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान ही नहीं दिया मैंने। तो b/2h क्या हो जाएगा, b/2h। ठीक है, अब देखिए ओवर टर्निंग के लिए क्या होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल रेशो, यही चीज मैंने बताई है कि v²/gr क्या है, सेंट्रीफ्यूगल रेशो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए b/2h। h क्या है, नीचे से cg तक की हाइट है, और b क्या है, विड्थ ऑफ व्हीकल है। ठीक है, तो ये एक दूसरा केस है जो किसको हमारा प्रिवेंट करेगा, ओवर टर्निंग होने से गाड़ी को बचाएगा। अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो गाड़ी ओवर टर्निंग होने के चांस हो जाते हैं। तो ये दो कंडीशन होती हैं जब भी हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कराते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक बार इसके केस का डायग्राम मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए इस टॉपिक में। पहला वाला तो समझ में आ गया क्योंकि वही डायग्राम मेन था उसका। मैं दोबारा से बना देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये व्हीकल है, तो ये इसका सीजी है, तो पी फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इधर की तरफ लग रहा होगा, और वेट कंपोनेंट क्या होगा, एम जी। अब इस बार फ्रिक्शन नहीं लेना था, वो मैंने गलती से ले लिया क्योंकि फ्रिक्शन का कोई एक्ट ही नहीं है, बस ये पी फोर्स इधर की तरफ खींच रहा है। तो अगर मैं इसका मूवमेंट देखूं तो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे की तरफ खींचेगा। मान लीजिए जैसे पी फोर्स इधर लगता तो गाड़ी जल्दी से गिर जाती, पर ये सीजी पे ही लगेगा। तो ये वाली हाइट मैंने कितनी मान ली है, एच मान ली है, और ये विड्थ है पूरी। तो ये वाला जो कंपोनेंट लग रहा होगा वो कितने पे लग रहा होगा, b/2 पे लग रहा होगा। तो एम जी v/2 बराबर क्या हो जाएगा, पी एच जो हो जाएगा, पी जो फोर्स है p इंटू एच। ऐसी इधर से भी ये मेरा मूवमेंट लगा रहा है, तो ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, या ये वाला ज्यादा होना चाहिए तभी गाड़ी रुकी रहेगी, नहीं तो ओवरटर्न कर जाएगी। तो एम जी b/2 बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, p/h। इसको सॉल्व कर लेंगे तो v², यहाँ ये तो आपको समझ में आएगा, v²/gr लेस देन इक्वल टू हो जाएगा b/2h के। तो मैं एक और हट जाता हूँ, आप नोट साथ के साथ बनाएंगे तो यही रिकमेंड करूंगा। ये तो वही अपनी जब बिल्कुल नॉर्मल रोड थी, अगर रोड अपनी इंक्लाइंड हो जाए तो अगला वही केस देखने वाले हैं कि अगर रोड हमारी इंक्लाइंड है तो हम क्या देखेंगे। चलिए मैं रफ कर देता हूँ, काफी हो गया टाइम। आप नोट साथ के साथ बनाए, या आप मेरे टेलीग्राम में नंबर लीव कर दूंगा, उधर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उधर आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। काफ़ी अच्छा ग्रुप है हमारा, ब्रिज टू सक्सेस। इसमें एक काफ़ी बेहतरीन, मैं जिनको बोलूँगा मेरी लाइफ के सबसे फेवरेट सर प्रभात सिन्हा सर जी का ई ग्रुप है, तो उसमें सर जी भी हेल्प करेंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेना। बहुत ही प्यारा ग्रुप है और बहुत ही अल्टीमेट लेवल के बच्चे हैं, आपके गेट और ईएस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप उस ग्रुप में जरूर ऐड हो, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा। बाकी नंबर मैं आपको लीव कर दूंगा, मैं खुद ही ऐड कर दूंगा आपको। अब हम हेडिंग डालते हैं, एक तो बोर्ड ज़्यादा हिल रहा है आज, इसका कुछ करते हैं। वेट बढ़ाना पड़ेगा नीचे, या इसको प्रॉपर स्टैंड पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं एक बार ये देख लेता हूँ, बोर्ड की लोकेशन तो चेंज नहीं हुई, चलिए लोकेशन बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं और इंक्लाइंड रोड, मतलब रोड क्या है, थोड़ी सी होती है।
ठीक है, ये देखो पूछा जा सकता है, मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा, एसएससी जेईई में अभी तक तो नहीं आया है इसके ऊपर, पर आ सकता है, इसलिए सारे टॉपिक करा रहा हूँ और मेंस की भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आपको बाद में बिल्कुल दिक्कत ना हो। मान लीजिए क्या था, हमारा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड था, ये हमारी व्हीकल है, तो ये इसका सीजी हो गया, सीजी से बिल्कुल नीचे क्या लग रहा होगा, एमजी, और सीजी से इधर क्या लग रहा होगा, पी। ये चीज तो अभी देखी थी कि पी इधर की तरफ खींच रहा होगा और वेट कंपोनेंट क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसके नॉर्मल और ये वाले कंपोनेंट देखता हूं, चलिए ये वाले देख लेते हैं, तो इधर की तरफ जो इसको खींच रहा होगा, ये एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा। ऐसी सेम ये वाला एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा। और जो थीटा क्या है, जितने से उठा रखा है, जब जैसे जैसे मैं उठाता जाऊंगा ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा और ये वाला एंगल भी बढ़ता जाएगा, तो ये थीटा इधर, ये थीटा इधर और ये थीटा इन दोनों के बीच में। अब देखिए थीटा के साथ ये है, तो हमको पता है अगर हम थीटा की एंगल की तरफ कंपोनेंट तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पी कॉस थीटा। अब देखिए इधर भी थीटा है, मेरे को थीटा की तरफ ही तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। अब देखिए और मेरे को उसको, अब थीटा से दूर जाते हैं तो क्या हो जाता है, एम जी साइन थीटा। अब देखिए थीटा से मेरे को फिर से इधर दूर आना है, सब क्या हो जाएगा, प्लस के पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। अब देखिए सबसे पहले हम वही देख लेते हैं, स्प्लिटिंग वाला केस। अब देखिए खींच कौन रहा है, पी कॉस थीटा खींच रहा है, दिख रहा है साफ साफ डायग्राम में आपको कि गाड़ी को उधर की तरफ कौन खींच रहा है, पी कॉस थीटा, जो कि क्या लेस देन इक्वल टू होना चाहिए था किसके, म्यू डैश एन के। ठीक है, म्यू डैश एन के। अब देखिए एन की वैल्यू क्या है, ये एन होता है, मैंने अभी बताया था नॉर्मल कंपोनेंट, और नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा है, एम जी कॉस थीटा प्लस के पी साइन थीटा। अब देखिए पी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू डैश एम जी कॉस थीटा प्लस के पी साइन थीटा। ठीक है, मैं तो एक लाइन खींच देता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो उधर भी सॉल्व कर दूंगा ना। ठीक है, अब देखिए और सॉल्व करते इसको, पी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू डैश एम जी कॉस थीटा प्लस के म्यू डैश पी साइन थीटा। ये चीज तो क्लियर है, समझ में आ रही होगी आराम से। ठीक है, अब देखिए पी वाला कंपोनेंट मैं इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा माइनस के पी म्यू डैश साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, म्यू डैश एम जी, बस कुछ नहीं, मैथ है और कुछ नहीं करना, मैथ बस मैथ ही सॉल्व किया जा रहा हूं, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, प्लस के एम जी साइन थीटा हो रही है भाइयों, प्लस के एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो इधर और क्या आ जाएगा, प्लस के एम जी साइन थीटा, क्योंकि इधर ये वाला कंपोनेंट भी तो लग रहा होगा और लेटरल फ्रिक्शन का भी लग रहा होगा, म्यू डैश एन, तो म्यू डैश एन ही ले लिया था अपन ने, ये वाला तो भूल ही गए थे, चलो कोई बात नहीं। वही प्लस के इधर भी आ जाएगा, ये प्लस के एम जी साइन थीटा। तो देखिए म्यू डैश एम जी कॉस थीटा प्लस के एम जी साइन थीटा, तो इधर से हम पी कॉमन लेंगे, जब हमने पी कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस के म्यू डैश साइन थीटा, और इधर से अगर मैं एम जी कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, म्यू डैश कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अब मैं P को इधर ही रहने दूं और ये वाली सारी टर्म इसके नीचे भेज सकता हूं, उम्मीद है आपको यहां तक तो दिख ही रहा होगा, आई होप सो। तो P बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, और मैंने इधर से क्या ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा आप फंस सकते हो शायद, क्या ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया। देखिए कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू डैश प्लस, और कॉस थीटा का फिर इधर डिवाइड देना पड़ेगा तभी तो कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्या हो जाएगा, म्यू डैश टेन थीटा, और होल डिवाइडेड बाई ये पूरी टर्म इधर जाएगी। तो देखिए cos थीटा माइनस के म्यू डैश साइन थीटा है, पर मैं फिर से इधर क्या ले रहा हूँ, पहले cos थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो cos थीटा कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस के म्यू डैश
टेन थीटा। तो ये चीज बची। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा इजीली कैंसिल आउट हो रहा है। अब मैं इधर p की वैल्यू रख देता हूँ। p की वैल्यू क्या होती है एम वी स्क्वायर बाई जी आर, जो कि किसके बराबर हो जाएगी एम जी म्यू डैश प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू डैश टेन थीटा। बड़े आराम से और प्यार से समझना है। एम से एम कट गया तो देखिए जी इधर आ जाएगा, तो लास्ट में क्या बचा बी स्क्वायर बाई जी आर इज लेस देन इक्वल टू, वही जो केस चल रहे थे सारे लेस देन इक्वल टू चलेंगे यहाँ पे, पर मैंने बस वो इक्वेशन दिखाने के लिए बराबर कर दिया था। क्या होना चाहिए म्यू डैश प्लस के टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू डैश टेन थीटा। तो यही वो चीज केस बन गया। अरे चल जा चौक, चौक चली नहीं रही। ठीक है, यही सब केस बन गया। अब देखिए अगर हमारे पास इंक्लाइन नहीं हो रहा था तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी थीटा वाली, तो क्या केस बन जाएगा वी स्क्वायर बाई जी आर किसके बराबर हो जाएगी म्यू डैश के, और ये वाली वैल्यू वर्किंग के बराबर हो जाएगी। तो ये वाली कट के बिल्कुल वही हो जाता है, मतलब पूरी जीरो हो जाएगी ये वाली वैल्यू, तो वही वन बचेगा नीचे। तो लास्ट में कौन सा केस बन गया अपना प्लेन वाला केस ही बन रहा है। तो वी स्क्वायर बाई जी आर बराबर क्या हो गया म्यू डैश प्लस के टेन थीटा 1 माइनस म्यू डैश टेन थीटा। याद कैसे करेंगे, इतना निकालने तो आप बैठोगे नहीं। प्लेन वाला केस याद होना चाहिए, क्या था वी स्क्वायर बाई जी आर मतलब सेंट्रीफ्यूगल रेशो लेस देन इक्वल टू म्यू डैश, वही केस था। तो उसी में क्या कर दिया प्लस के टेन थीटा टेन ए प्लस टेन बी, मान लीजिए टेन ए ये टेन बी क्या होता है टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो देखिए 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ऊपर वाले माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे। अब सेम केस जो था अपना किसके लिए था, एक उसके लिए था जो अपना, चलो पहले मैं इसको रफ कर दे तो हट जाता हूँ। एक बार आप आराम से उतार रहे हो तो वीडियो रोक कर। उम्मीद है आपने यहाँ तक उतार लिया होगा। तो मैं बस थोड़ा सा मेरे को बोर्ड का स्पेस चाहिए, ओवर टर्निंग वाला इंक्लाइंड में ओवर टर्निंग वाला बता देता हूँ डायरेक्ट। देखिए डेरिवेशन करने तो कोई नहीं बैठ रहा, बस समझाने के लिए क्या कैसे आया होगा वो मैंने इसलिए बता दिया, और काफ़ी जरूरी है क्योंकि एक बार हम चीज़ देख लेते हैं ना कैसे आई है तो वो याद करने में इतनी मुश्किल नहीं होती। ठीक है, यही ओवर टर्निंग की बात कर लेते हैं। किसकी ओवर टर्निंग की, ये चीज मैंने बताई थी क्या था वी स्क्वायर बाई जी आर किसके बराबर थी लेस देन इक्वल टू था बी बाई टू एच के। क्या बताया था मैंने, कुछ नहीं प्लस के टेन थीटा ऐड कर देना और वही 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये क्या था टेन ए मैं इसको ज्यूम कर रहा हूँ तो 1 बाई टू एच इंटू टेन थीटा, सिंपल। तो कुछ था क्या भैया, कुछ नहीं था। तो वी स्क्वायर बाई जी आर लेस देन इक्वल टू बी बाई टू एच। बी बाई टू एच कैसे निकला था वो मैंने आपको बताया हुआ था, दोनों मूवमेंट को इक्वल करा था, एक तरह सेंट्रीफ्यूगल रेस्ट लिया और बचा बचा सब इधर ले लिया था, प्लस के टेन थीटा 1 माइनस बी बाई टू एच इंटू टेन थीटा। तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास, ये हो जाती है। पर मैंने ये जो कंडीशन आपको कराई थी ना ये स्टार वाली कंडीशन है, क्योंकि अब जो मैंने सेम कंडीशन कराई थी इसी की मदद से मैं आपको सुपर एलिवेशन निकालना सिखाऊंगा। तो ये दोनों केस थे, ओवरटर्निंग वाला भी मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट याद सही हो जाएगा। जब प्लेन वाला याद है तो ये तो आराम से निकल जाएंगे, प्लस टेन थीटा करना है 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये चीज दोनों की ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप रोक कर वीडियो आराम से बीच में नोट्स बनाए साथ ही साथ ही। जो भी डाउट हो, कोई सी भी डाउट हो, कैसे भी किसी भी एग्जाम के डाउट हो, मैं टेलीग्राम नंबर लीव कर दूंगा, आप मैसेज कर सकते हो। अगर देखिए भाई ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत करना पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर जो आप कर सकते हो वो प्लीज़ करें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि यार बच्चों के लिए मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रही है, मैं कंटिन्यू रखूँ और अच्छे कंटेंट के साथ आऊँ अगली बार। तो ये चीज़ थोड़ा आप भी ध्यान रखें। चलो मैं मिटा देता हूँ। तो अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले सुपर एलिवेशन। आपने काफ़ी सुना भी होगा ये
सुपर एलिवेशन, या हम इसी को क्या बोलते हैं, कांट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांट। अब देखिए सुपर एलिवेशन क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मेरा तरीका है, पहले मैं चीज समझाऊंगा, उसके बाद करूंगा, तो आप तो ग्रैब कर पाओगे, आई होप सो। सुपर एलिवेशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, अगर मैं इस पर, इसी पर टर्न है, ठीक है, अगर मैं इस पर काफी जो स्पीड थी उसी स्पीड से आके टर्न ले रहा हूँ, तो क्या इजीली बिना कंफर्ट के, विदाउट कंफर्ट टर्न ले पाऊंगा क्या? नहीं। जो बगल में जो पैसेंजर होगा वो इधर की तरफ भगेगा। अगर मान लीजिए रोड मैंने उठा दी, उसके बाद मैं कर्व लूँ, तो मेरे को उसी जिस स्पीड पर पहले मैं कर्व टर्न ले रहा था और मेरे को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, उसी कर्व पे अब मैं उसी स्पीड के साथ आराम से ले सकता हूँ और किसी को कुछ भी फील नहीं होगा। तो इसलिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कराते हैं कि जो स्पीड है वो ज़्यादा रिड्यूस ना हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए पहले ये हमारा ये कर्व था, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल कर्व था, अब मैंने इसको क्या कर दिया है, और रोड कैसी थी, ऐसी थी। अगर मैं इसका प्लेन देखूँ तो ऐसा था, पर अब मैंने जो डिजाइनिंग के लिए जो रोड बनाई है लगभग थोड़ी इंक्लाइंड करके बनाई है, क्योंकि अब जो व्हीकल आएगी उसको ज़्यादा स्पीड कम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पैसेंजर को कंफर्टेबल फील भी होगा। तो ये चीज़ थी। चलिए अब इसको अच्छे से बनाते हैं। तो समझ में आ जाओ हम ये क्यों बनाते हैं, सुपर एलिवेशन हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। तो देखिए मैं थ्योरी पे कम लिखा रहा हूँ क्योंकि वो मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो वो सारी चीजें। मैं डायरेक्ट डिजाइनिंग बता देता हूँ कैसे हम लेते हैं, क्या लेते हैं। ये वही सेम जो अभी केस पढ़ा था ना हमने स्केडिंग वाला, सेम केस है भाई, सेम। ठीक है, तो वो वाला केस काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उस वही पहले ही करा दिया था। वही सारी चीज, इधर की तरफ कौन खींच रहा होगा, पी खींच रहा होगा, वेट का कंपोनेंट जो लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा एम जी। अगर मैं इसके नॉर्मल कंपोनेंट खींचूँ एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो क्या बन जाएंगे, एम जी कॉस थीटा, कैसे आया मैंने अभी समझाया, प्लस के पी साइन थीटा, और इधर की तरफ जो इसको खींच रहा होगा वो क्या था, पी कॉस थीटा। ये क्या था, नॉर्मल, जो कि पहले भी बना हुआ है। इधर क्या लग रहा था, एम जी साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा था अपने फ्रिक्शन के कंपोनेंट, क्या थे, लेटरल कंपोनेंट म्यू डैश एन। तो ये सारी चीज थी। अभी हमने डेरिवेशन किया ही है, तो आपको भी आराम से याद होगा क्या पढ़ा था अभी हमने, वी स्क्वायर बाई जी आर लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, वी स्क्वायर बाई जी आर इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू डैश प्लस के टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू डैश प्लस के म्यू डैश इंटू टेन थीटा। ये चीज समझा रहा था मैं इतनी देर से, और ये काफी इंपॉर्टेंट है अपना। इसी से सुपर एलिवेशन, इसी से स्केडिंग हम दोनों चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इधर कुछ नोट डाल के लिख देता हूँ पहले, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोट में फर्स्ट है कि मैक्सिमम जो सुपर एलिवेशन होने वाला है ना, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो होगा वो कितना होगा, 7%। कितना होता है, 7%। मतलब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 0.07। और सुपर एलिवेशन को हम जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, ई से करते हैं, या मैं इसको किससे करता हूँ, टेन थीटा से। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन को मैं तो या तो ई से भी कर सकता हूँ या टेन थीटा से भी कर सकता हूँ। ठीक है, और जो म्यू डैश की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम लेटरल कोफिशिएंट, अब लिखना मैक्सिमम लेटरल कोफिशिएंट म्यू डैश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.15। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में काफी ध्यान से ये सारी चीज क्लियर करी है। ठीक है, अब देखिए सुपर एलिवेशन में जो थीटा जो मैक्सिमम जो हम दे सकते हैं ना, वो थीटा दे सकते हैं लेस देन इक्वल टू 4 डिग्री। कितना दे सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 डिग्री। अब देखिए म्यू डैश की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू मैंने 4 डिग्री अगर मैं इधर दूंगा तो ये नियरली किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये पूरी वैल्यू, इसको जब सॉल्व करूंगा ना, थीटा की वैल्यू 4 डिग्री रख के, म्यू डैश की वैल्यू 0.15 रख के, तो ये पूरी वैल्यू लगभग किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये वाली नीचे वाली टर्म किसके बराबर हो गई, आईआरसी ने ऐसे ही किया है जिससे थोड़ा क्या है कैलकुलेशन इजी बन जाए। तो देखिए वी स्क्वायर प्लस जी आर, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई जी आर
लेस देन इक्वल टू, चलिए अब डिजाइनिंग की केस बात कर रहे हैं तो मैं इक्वल टू ही कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, म्यू डैश प्लस के टेन थीटा, म्यू डैश प्लस के टेन थीटा। आप इसको चाहो तो घर पर सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने बता दिया। म्यू की वैल्यू 0.15 रखनी है, थीटा की वैल्यू 4 डिग्री रखनी है, दोनों को सॉल्व करना 1 के आसपास ही आ रहा हो, तो मैंने उसको नियरली 1 इक्वल लिया। अभी मैंने बताया था टेन थीटा को मैं ए भी लिख सकता हूँ, और जो क्या होता है सुपर एलिवेशन। तो मैं अगली स्टेप में लिख देता हूँ वी स्क्वायर बाई जी आर, जो होगा वो क्या हो जाएगा म्यू डैश प्लस के ई। यही क्या हुई अपने सुपर एलिवेशन निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए पहला स्केडिंग वाला केस कितना इंपॉर्टेंट है, उसी से मैंने सुपर एलिवेशन भी करा दिया, डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन भी पूरा इसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा रिकमेंडेशन है वही याद करना है। तो इधर से म्यू डैश की वैल्यू हमको गिवन होगी, वी किस में, मीटर पर सेकंड में, वी की वैल्यू हमको किलोमीटर में गिवन होगी, डिवाइडेड बाय 3.6 करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, वी मीटर पर सेकंड की। जी की वैल्यू पता होती है 9.81, आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो क्या ई की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैं हट जाता हूँ, आप थोड़ी देर एक बार इसको देख लीजिए मैंने क्या बताया। तो ठीक है फिर इतना ही काफी है, मैं इसको रफ करता हूँ और इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, छोटा सा है बड़ा प्यारा सा, आप एक ही बार में खुद ही कर दोगे, क्योंकि समझा मैं सही रहा हूँ तो आपको समझ भी आ रहा होगा पूरा, और आपको समझ आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, अब वो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, मैं तब बोर्ड साफ कर लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मैंने जो बताया था वही चीज़ है कि आपको ये सब चीज़ गिवन होगी, क्या यही नहीं निकाल सकते, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो वही चीज़ चेक कर लेते हैं आप निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो। मैं भी देख लेता हूँ अपने मोबाइल में क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेटर में बाहर रख लेता हूँ जब से जेम भारी हो रही थी। बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल गिवन कर्व 100 मीटर, बोला था आर की वैल्यू आपको गिवन होगी कितनी है 100 मीटर। स्पीड दे रखी है के एम पी एच में, मैंने बताई थी स्पीड के एम पी एच में गिवन होगी, मीटर पर सेकंड में करनी है, कैसे करनी है 3.6 से डिवाइड देंगे। और लेटरल कोफिशिएंट म्यू डैश की वैल्यू दे रखी है 0.15, यही मैंने बताया था कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा ले ही नहीं सकते। तो बोल रहा है सबसे पहला जो केस है कि ए और बी केस है कि हमें सुपर एलिवेशन की कैलकुलेशन करो, अगर वो पूरे लेटरल कोफिशिएंट को यूज कर रहा है तो, मतलब म्यू डैश की वैल्यू कितनी है 0.15 ही है। तो चलिए मैं एक केस इधर सॉल्व कर देता हूँ, और बी केस तो बड़ा आसान है, बी केस इधर कर देंगे। तो गिवन डाटा मैं इधर लिख लेता हूँ एक ही बार, गिवन डाटा, और आप भी सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व करेंगे गिवन डाटा लिखने के साथ, डायरेक्ट दिखाना नहीं है कि मेरे को आता है मैं जल्दी से सॉल्व कर दूंगा, प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं भाइयों। सॉल्यूशन आप चाहो तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, क्या नंबर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है, आर की वैल्यू क्या है 100 मीटर, रेडियस की वैल्यू कितनी है 100 मीटर, वी की वैल्यू कितनी है 50 के एम पी एच, इसको एन टू एन डी मीटर पर सेकंड में लिख लेता हूँ 50, कैलकुलेटर की मदद से 50 डिवाइडेड बाई 3.6 जो कि आ रही 13.88 मीटर पर सेकंड, और क्या था 13.88 मीटर पर सेकंड, और जो कि और वी डैश की वैल्यू क्या थी, वी डैश की वैल्यू क्या थी 0.15। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, वो रख देते हैं साइड में। अब देखिए एज हम, अब हमें ये सब चीज गिवन है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या आपको पता है, तो हम लिखेंगे एज वी नो डेट, एज वी नो डेट वी स्क्वायर बाई जी आर इक्वल टू होना चाहिए ई प्लस म्यू डैश के। अब देखिए वी स्क्वायर नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते, जी की वैल्यू 9.81, आर की वैल्यू 100 मीटर, म्यू डैश की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, इजी कैलकुलेशन है बीटेक वालों के लिए। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आंसर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 100
ये आ गई है, और इसमें क्या करना है, माइनस के 0.15, तो वैल्यू आ रही है 0.0466। क्या आ रही है, 0.0466। अब देखिए मैक्सिमम क्या होती है, ये कभी भी ई मैक्स से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम क्या होती है, 0.07। तो कंडीशन क्या है हमारी, सही है कि भाई ये बड़ी नहीं है किससे, 0.07 से। मतलब ये कंडीशन बता रहा हूँ कि जो भी ई की वैल्यू है वो 7% से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम जो देंगे वो हम 7% ही देंगे। ज़्यादा भी दे दिया, पता पड़ा गाड़ी इधर की तरफ खिंच रही है, पैसेंजर फिर डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो ये केस भी हमें नहीं लाना। तो पहला केस हो गया हमारा डन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। दूसरा केस बोल रहा था, क्या बोल रहा था, अगर, हाँ, कि दूसरा केस ये था, मेरे को याद है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे, कि बोल रहा है कि अगर हम फ्रिक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन नहीं दें तो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या रहेगी, ऐसे करके पूछता है। चलो मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ। क्वेश्चन था कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। वही है, म्यू डैश की वैल्यू बता रहे हैं और सुपर एलिवेशन बोल रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो ई डैश की वैल्यू क्या है, गिवन डाटा क्या है इस बार, गिवन है ई की वैल्यू जो है वो है 0, और म्यू डैश बराबर क्या है, क्वेश्चन वही सेम, एज वी नो दैट v स्क्वायर बाई जी आर इज इक्वल टू 0 प्लस म्यू डैश। 0 क्यों करा है, क्योंकि e की वैल्यू बोल रहा है 0 है, तो म्यू डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू डैश की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है, 13.88 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 981, जो कि आ रही है 0.196, जो कि कितनी आ रही है, 0.196। अब देखिए मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, नोट बताए थे कि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट लेंगे ना वो हम क्या लेंगे, 0.15। पर ये क्या है, 0.15 से ज्यादा है, 0.15 से ज्यादा है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर ये ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हेंस वी नीड टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन। हेंस वी नीड टू प्रोवाइड ई, मतलब सुपर एलिवेशन। अगर सुपर एलिवेशन नहीं देंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रिक्शन हम दे सकते हैं वो 0.15 ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम दे ही नहीं सकते। अगर नहीं दे पा रहे तो सुपर एलिवेशन दो, नहीं तो पैसेंजर क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा, ठीक है। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। तो उम्मीद है काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद वाला टॉपिक थोड़ा अच्छा है, डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि सुपर एलिवेशन है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला रखना, एज बी नोटेड करके, और सब चीज़ गिवन होगी, डायरेक्ट ई की वैल्यू निकालनी होती है, निकाल देना। अगर बोलेगा नहीं डिजाइनिंग करके बताओ, आपको सिर्फ स्पीड दे रखी है, अब डिजाइनिंग करके बताओ, स्पीड दे रखी है, रेडियस दे रखा है, ये नहीं दे रखी है, ये नहीं दे रखी, अब डिजाइनिंग करके बताओ, तो डिजाइनिंग देखते हैं। डिजाइनिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी, ये तो इजी सा था। चलिए मैं रख कर दे रहा हूँ, उम्मीद है मजा आ रहा होगा भैया। तो लाइक तो छोड़ ही देना, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको जरूर पसंद आ रही है, तो एक लाइक तो बनता है बॉस। अगर कुछ लगे कि आप ऐसे कर सकते हो तो कमेंट में लेट मी नो, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन। डिजाइनिंग ऑफ ई क्या है, सुपर एलिवेशन, ठीक है। देखिए आईआरसी ने एक रिकमेंडेशन दिया है, पहले मैं वो चीज लिख देता हूँ। वो रिकमेंडेशन क्या है, स्टेप फर्स्ट करके लिख लो, स्टेप फर्स्ट करके लिख लो भाई। आईआरसी वी कैलकुलेट ई क्या है, सुपर एलिवेशन फॉर 75% ऑफ डिजाइन स्पीड, 75% ऑफ डिजाइन स्पीड एंड नेग्लेक्टिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड नेग्लेक्टिंग लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डैश। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, और कुछ नहीं भाई। आईआरसी वी कैलकुलेट ई डैश, मतलब ई क्या है, सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे, कितने के लिए करेंगे, 75% ऑफ डिजाइनिंग स्पीड, ठीक है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ ई प्लस म्यू डैश क्या था, वी स्क्वायर बाई जी आर था,
ठीक है, अब बोल रहा है कि इस तरफ है। सबसे पहले स्टेप 1 में अगर डिजाइनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन आ जाए तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, सिर्फ ई की वैल्यू निकालेंगे, मी की वैल्यू क्या कर देंगे 0, बोल रहा है नेग्लेक्टिंग, और ये क्या हो जाएगा 0.75, और स्पीड को हम कितना ले लेंगे उसकी 75% ले लेंगे। पहले 100% पे वर्क कर रहे थे, अब किस पे करेंगे 75% पे वर्क करेंगे। ई की वैल्यू निकाल लेंगे, मान लीजिए एक्स आई लेस देन इक्वल टू 0.07 या 7%, मैक्सिमम ऑफ ई से छोटा या बराबर है तो कंडीशन ओके है, हम सिर्फ ई यहीं तक निकाल के छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए इक्वल नहीं आता, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम किस पे जाएंगे, स्टेप सेकंड। किस पे जाएंगे, स्टेप सेकंड पे। क्या बोलती है स्टेप सेकंड, बोल रहा है स्टेप सेकंड में कैलकुलेट म्यू डैश बाय पुटिंग, बाय टेकिंग कर लो, बाय टेकिंग मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, मैक्सिमम सुपर, by taking maximum super elevation for full design speed, for full design speed, मतलब इस बार डिजाइन स्पीड चेंज नहीं करनी है, जो है वही लेनी है डिजाइन स्पीड, मतलब v को v ही रखना है। मैंने अगर 75 लिया था, बोल रहे थे कि e की वैल्यू सॉल्व करेंगे 75% के लिए, पर इस बार कुछ नहीं बोल रहे हैं, बोला है कि e की वैल्यू तो जो मैक्सिमम गिवन है हमारे पास वही ले लो। मतलब क्या ले लेंगे, तो क्या हम लिख देता हूँ म्यू डैश प्लस के 0.07 बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी आर। इधर से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, म्यू की वैल्यू निकालूंगा, मान लीजिए कितनी आ रही है वाई। अगर ये लेस देन इक्वल टू है क्या 0.15 मैक्सिमम ऑफ म्यू डैश के, जो म्यू डैश जो मैक्सिमम है उससे छोटा है ये वाली वैल्यू, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। तो कंडीशन क्या है, हेंस ओके है। क्या है, ओके है। ई की वैल्यू मैं इतनी दे दूंगा, म्यू की वैल्यू जो भी आई मैं उसको दे दूंगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पैसेंजर को कोई डिस्कम्फर्ट फील होगा। पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमको क्या करनी पड़ेगी, अब स्पीड ही कम करानी पड़ेगी ड्राइवर की। अगर स्पीड कम नहीं कराएंगे तो भाई इंजरी या एक्सीडेंट होने के पूरे पूरे चांस है। वेदर हो रहा है खराब, लाइट होती जा रही है इधर कम। आई होप विजिबिलिटी क्लियर होगी। तो स्टेप 3 लिख लेते हैं, ये चीज क्लियर हो गई। मैं ऊपर वाली स्टेप में कर रहा हूँ, तो आपने उम्मीद है स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में नोट डाउन करेंगे, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 3, बस 3 ही स्टेप थी। स्टेप 3 कैलकुलेट न्यू डिजाइनिंग स्पीड by taking maximum of e and म्यू डैश। क्या बोल रहे हैं कि e की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो भी ले लो, म्यू डैश की जो वैल्यू थी वो भी ले लो। e की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 0.07 प्लस म्यू की वैल्यू क्या थी 0.15 बराबर v न्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। तो इधर से किसकी वैल्यू निकालो, आप इसकी वैल्यू निकालो और बताओ कि भाई आप जब भी कर्व पे जाओ ये वाली वैल्यू प्रोवाइड कर लें, ये वाली स्पीड ही मेंटेन रखना, नहीं तो उसके बाद आपकी गलती हमारी गलती नहीं है, क्योंकि जितना मैक्सिमम हम सुपर एलिवेशन देते थे वो भी दे दिया और मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकते थे वो भी दे दिया। अब इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, सॉरी। तो आपको स्पीड ही कम करनी पड़ेगी, चाहे आप पे लैम्बोर्गिनी क्यों ना हो। तो मैं हट जाता हूँ, बस यही चीज़ थी। चलिए इसके ऊपर अब करते हैं बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। तो आपको कुछ सेकंड देता हूँ देखने के लिए, समझने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, काफ़ी है, मैं रफ कर देता हूँ। तो ये 3 स्टेप थे। तो वही क्वेश्चन आ जाता है सुपर एलिवेशन के ऊपर, आपको डायरेक्ट प्री में भी क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से। तो प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है, प्लस मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल ही रहा होगा, पढ़िए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन तो वही, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होता है। मैं मोबाइल में देखता हूँ।
क्वेश्चन बोल रहा है 2 लेन रोड है, डिजाइन स्पीड दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है 18 kmph। डरना नहीं है, इसको डायरेक्ट हमें आंख बंद करके किस में लाना है, मीटर पर सेकंड में। आर की वैल्यू दे रखी है, बोल रहा है डिजाइन करो द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक, मतलब डिजाइनिंग करना है। कोई फिक्स नहीं है, आप चाहो तो ई की वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए तो एफ की वैल्यू मत दो, नहीं दे सकते, मतलब ऐसे करके। हाउ मच शोड द आउटर एज ऑफ द पेमेंट रेज, मतलब वही चीज बतानी है कि ये कितना रेज करेगी, वो चीज बता दो। मतलब अगर ये हमारे पास डायग्राम है तो आउटर एज कितना रेज कर रहा है, वो सुपर एलिवेशन बता के काम हो जाएगा। ठीक है, हाउ मच द आउटर एज शुड बी एज इफ द विड्थ ऑफ द पेमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व इज 7.5 मीटर। अगर ये विड्थ 7.5 मीटर थी स्टार्टिंग में, मतलब 7.5 मीटर थी, तो ये कितना रेज किया हमने, तो जिससे कि ये वाली कंडीशन बन जाए। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू, वो तो सुपर एलिवेशन पता पड़ता है, टेन थीटा की वैल्यू पता पड़ जाएगी। टेन थीटा क्या होता है, पी वी पी एच एच वी, इससे पता पड़ जाएगी। वी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, चलिए लिखते हैं। गिवन डाटा क्या था, सॉल्यूशन, जैसे वही चीज जैसे सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में वैसे ही करना है। जीडी ग्रुप डिस्कशन नहीं भाई, गिवन डाटा। वी की वैल्यू क्या है देख लेता हूँ, 80 थी सर, 18 kmph, जिसको हम आंख बंद करके किस में लाएंगे, सबसे पहले मीटर पर सेकंड में। तो मैं भी लेके ही आ जाता हूँ, 80 डिवाइडेड बाई 3.6, जो भी आ रही है 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रेडियस दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 480 मीटर। क्या बात है, इसमें तो कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। और बोल रहा है डिजाइन करना है, और विड्थ दे रखी है, मतलब मैं क्या बोल देता हूँ, बी से डिफाइन कर देता हूँ विड्थ को, कितनी है 7.5 मीटर। ठीक है, क्या है 7.5 मीटर। अब देखिए वही हमारे पास एज वी नो दैट, वही लिखना है स्टेप कैलकुलेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर ई से लिख देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप, जो ये 3 स्टेप थे, फॉलोइंग आईएनजी और आएगा स्टेप्स। ठीक है, देखिए स्टेप मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि भाई जो मैंने उधर बताया था कि आईआरसी ने क्या बोला है। आईआरसी ने बोला है सर म्यू टेस्ट को तो कर दो 0, और ई की वैल्यू निकालो कितने पर, 75% ऑफ बी डिवाइडेड बाई जी आर। इसको सॉल्व कर लो, वी स्क्वायर बाई जी आर होता है, ई प्लस म्यू बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई जी आर। पर जो वी जो लेनी है वो कितनी लेनी है, 0.75 लेनी है। वी की वैल्यू क्या थी, ये इसका भी 75% लेना है, इंटू 0.75 लेना है, 16.66 आएगी। उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 480 जी आर। ठीक है, जो कि कितनी आ रही है 0.058, बल्ले बल्ले क्या आ रही है 0.058, मैक्सिमम से कम है, 0.07 से कम है। तो हम क्या करेंगे, हेंस वी प्रोवाइड, लास्ट में क्या लिखोगे आप, हेंस वी प्रोवाइड ई बराबर 0.058 फॉर दिस सिचुएशन या फॉर दिस कंडीशन। और ये स्टेप यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है, हेंस ओके वाली कंडीशन है। तो हम स्टेप सेकंड मतलब म्यू डैश की वैल्यू पे निकालने नहीं जाएंगे। ठीक है, और बोल रहा था कि बताइए कि रेज कितना होगा, एक्स की वैल्यू बतानी है अगर हमारे पास विड्थ कितनी है, ये है। तो मैंने बताया था कि ई की वैल्यू पता पड़ गई। ई की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, जो कि कितनी आ रही है 0.058, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, बी की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। तो पी की वैल्यू आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, मैंने इसको कर दिया है हाइड आंसर। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना कि मेरे बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, देखने का चेक करने का पूरे फर्क है मेरे पास, पूरे राइट से आपको चेक करने के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे हो गया, मैं थोड़ी देर साइड हट जाता हूँ, आप देख लो क्या क्या है, समझ में आया नहीं है, आ ही गया होगा, कुछ नहीं था, स्टेप 1 में ही काम हो गया हमारा। तो अगला क्वेश्चन होगा जबरदस्त। तो अगले क्वेश्चन में स्टेप सेकंड थक जाएगा, और जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें स्टेप थर्ड तक कंडीशन जाने वाली है। तो मतलब पूरा कंसेप्ट आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं, जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो मैं रफ करता हूँ, आप रोक कर देख लेगा।
चलिए इसके साथ आप अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, मैं मोबाइल से देख लेता हूँ। क्वेश्चन है, डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ए हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस एंड स्पीड। क्वेश्चन नहीं है, बस दो डाटा के बने। सॉल्यूशन आगे क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है 100 kmph, जिसको हम चेंज किसमें कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। आर की वैल्यू क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है हमको 500, ठीक है। और वही सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग करनी है, तो वही चीज लिखेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग सुपर एलिवेशन। मैं इसको सिर्फ सिंबल लिख रहा हूं, आपको पूरी लाइन लिखनी है। वी नीड फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 क्या बोलती है, स्टेप 1 आपको पूरी थ्योरी लिखनी है। मैं बस समझाने के लिए हूँ इधर, आपको रटाने के लिए कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ समझाऊंगा मैं इधर। आपको सॉल्यूशन खुद ही करना है। आपको लिखना पड़ेगा बाई IRC वी कैलकुलेट सुपर एलिवेशन फॉर 75% ऑफ डिजाइनिंग स्पीड एंड नेग्लेक्टिंग म्यू डैश, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलता है स्टेप फर्स्ट कि सर म्यू डैश को तो कर दो 0 और v को ले लो आप क्या 0.75 v, मतलब 75% ऑफ v। तो क्या हो जाएगी, e प्लस 0 बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाई जी आर, मतलब g क्या हो गई, v डैश कर लेता हूँ मैंने। तो v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 475 v। इसको चलिए 100 को पहले उसमें चेंज कर लेते हैं, जो कि आ रही है 27.77 मीटर पर सेकेंड। इसका भी मैं v डैश निकाल के बता देता हूँ, मतलब 75% इसका कितना होगा इंटू 0.75, जो कि आ रही है 20.83। क्या है 20.83, तो 20.83 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर क्या आ रही है, कर लेते हैं चेक। v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 500, जो कि आ रही है 0.088 ओक्स। यहाँ कंडीशन क्या होगी हमारी, नॉट सेटिस्फाई, जो कि क्या है ग्रेटर हो गई किससे 0.07 मैक्सिमम ऑफ ई से। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी खराब, नॉट ओके। क्या हो गई, नॉट ओके। तो इसी के साथ हम अब किस पे जाएंगे, स्टेप सेकंड पे जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या बोलती है सर कैलकुलेट करो म्यू डैश, कैलकुलेट म्यू डैश फॉर फुल डिजाइनिंग स्पीड, फॉर फुल आपको लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप ही नहीं लिख रहे होंगे शायद। फुल डिजाइनिंग स्पीड SPWD एंड प्रोवाइड मैक्सिमम ई, एंड प्रोवाइड मैक्सिमम सुपर एलिवेशन। तो क्या बोल रहे हैं कि म्यू डैश प्लस के 0.07 बराबर क्या हो जाएगा, इसका सिंपल v लेना है, v डैश नहीं लेना है, डिवाइडेड बाई जी आर, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, जिससे मी की वैल्यू निकालनी है। मी की वैल्यू निकाल देते हैं। वी की वैल्यू क्या थी, सिंपल वी की वैल्यू थी 27.77 डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 500, जो कि वैल्यू आ गई 0.1572। माइनस भी करना है, ई माइनस भी होगा, तो माइनस के 0.07, जो कि आ रही है 0.087, जो कि क्या है लेस देन है 0.15। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, हैंस ओके। तो आप क्या लिखोगे, हैंस वी नीड टू प्रोवाइड सुपर एलिवेशन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सुपर एलिवेशन की चीज बतानी थी। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, चलिए मैं ऊपर रफ करके लिख देता हूँ एक बार, आगे मैं नहीं लिखूंगा, आगे आप खुद समझदार होंगे आंसर में क्या लिखना है, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन का ही, मेंस में प्रेजेंटेशन का ही पंगा है और कुछ नहीं। क्या लिखेंगे, हेंस वी प्रोवाइड सुपर एलिवेशन बराबर 0.07 विद म्यू डैश, मतलब लेटरल कोफिशिएंट बराबर जो भी आ रहा है 0.087 फॉर बेटर कंडीशन।
ये क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन नहीं भाई, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आईआरसी ने हमको क्या बोला, ये चीज़ समझोगे ना तो बहुत ही आसान होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हो। बट अगर डायरेक्ट रटा रहे कि ये फॉर्मूला है जाओ यूज़ कर लो, नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट रटने वाली चीज़ छोड़ दो और फ्री के हिसाब से मेहनत करना छोड़ दो, मेंस के हिसाब से करो, फ्री तो निकल ही जाएगा। तो मैं इसलिए हर टॉपिक का आपको 1 से 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी वजह से मेहनत कर रहा हूँ। देखो फैन भी नहीं चला सकते, नहीं तो आवाज़ ज़्यादा होगी, साउंड समझ में नहीं आएगी मेरी आपको। पसीनों में नहा जाता हूँ, इतने पसीने आते हैं कि वह आने ही बंद हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद एक और टॉपिक है, पता नहीं वीडियो कितनी बड़ी होने वाली है, और वीडियो होने वाली अच्छी है ये, इसमें कोई शक नहीं। इसका छोटा सा टॉपिक है, उस पर भी एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, हर टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, आप समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, द डिजाइनिंग स्पीड ऑफ हाईवे इज 80 kmph, द हॉरिजॉन्टल कर्व की रेडियस दे रखी है, सेफ लिमिट म्यू डैश की वैल्यू भी दे रखी है, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन, बोल रहे हैं कि सुपर एलिवेशन निकालो रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड, ठीक है, ई की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास ई की वैल्यू इतनी है और इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करनी तो वी की वैल्यू जो होगी क्या चेंज कर सकते हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था केस 3 पे जाएगा, तो मतलब हमें इसमें डिजाइनिंग स्पीड ही कम करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अरे यार मैं मोबाइल खराब देता हूँ। सॉल्यूशन लिखेंगे वही गिवन डाटा, सॉल्यूशन में क्या है जी डी, सॉल्यूशन में है जी डी में हमको क्या गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है और म्यू डैश की वैल्यू गिवन क्या है। वी की वैल्यू क्या है 80 kmph, आर की वैल्यू क्या है 200 है आई थिंक, यस, एंड म्यू डैश इज 0.15, these all are given data. So first we convert the velocity into meter per second by dividing of 3.6, 22.22 as usual, 22.22 मीटर पर सेकेंड। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया है, v को चेंज किया है मीटर पर सेकेंड में, और मैं इसी का v डैश भी निकाल लेता हूँ। v डैश क्या है 75% है किसका, v का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.75, जो कि आ रही है 16.67, क्या आ रही है 16.67। वही कैलकुलेशन वही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टेप 1। कौन कौन सी वो चीज़ नहीं लिख रहा कि हमें कैलकुलेशन सुपर डिजाइनिंग की स्पीड करनी है, तो हमें ये स्टेप जानी पड़ेंगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए की वैल्यू निकालनी है, एफ की वैल्यू म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा वी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। इससे सॉल्यूशन सॉल्व करके बताओ फटाक से, आंसर है स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 200, जो कि आ रही है 0.141 कुछ आ रही है, ठीक है, जो कि एक्सीड कर गई किससे, मैक्सिमम से। मैक्सिमम क्या होती है 0.07, हैंस नॉट ओके। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, समझाने वाला कुछ नहीं, समझाने वाला समझा दिए। स्टेप सेकंड, म्यू की वैल्यू निकालते हैं, प्लस मैक्सिमम जो देंगे ई की वैल्यू तो मैक्सिमम देंगे अब 0.07, और ये सिंपल वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी आर। इससे मैं म्यू डैश की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए पहले ये सॉल्व करेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे, तब जाके म्यू डैश की वैल्यू आएगी। मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। म्यू डैश की वैल्यू क्या आ रही है, वी वैल्यू, अब ये वी डैश नहीं है, सिंपल वी है, तो 22.22, जो की वैल्यू आ रही है 0.18, जो कि एक्सीड कर गई इसके भी मैक्सिमम से। तो हम स्टेप 3 पे जाएंगे, हैंस नॉट ओके, हैंस नॉट ओके। भाई क्या कर रहा है, नॉट ओके, ठीक है। अब तो आप समझदार हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टेप 3 बोला था ना, स्टेप 3 वी नीड टू चेंज डिजाइन स्पीड, ठीक है, डी स्पीड, जो कि अब क्या चेंज होकर आ जाएगी, बी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए डिजाइन स्पीड चेंज करनी है, तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना दूंगा मैं 0.07, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना दूंगा 0.15, किसके बराबर हो जाएगा वी ए स्क्वायर बाई जी आर के। इधर से क्या वी ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो सर। देखिए पहले ये सॉल्व करेंगे, 0.22 होता है,
इस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9.81 इंटू 200 अंडर रूट आंसर क्या आ रही है 20.77 क्या आ गई 20.77 मीटर पर सेकेंड। हमें पर देनी किस में होगी kmph में देनी होगी, तो मैं स्टेप 1 निकाल के इसको kmph में कर लेता हूँ 3.6 से मल्टीप्लाई करके जो कि आ रही है 74.79 74 आ रही है। चलो मैं इसको चेंज करके 70 कर देता हूँ, स्पीड कम कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बेनिफिट ही मिलेगा। तो लिखेंगे हेंस न्यू डिजाइनिंग स्पीड इज 70 kmph। ठीक है, मैंने अप्रॉक्स मानी है, थोड़ा कम करके मानी है। एक्चुअल आंसर 74 कुछ आ रहा था, पर मैंने स्पीड और कम कर दी और अच्छी सेफ्टी के लिए और अच्छी कंफर्टेबल क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ये वाला था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं जाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। स्टेप 1 ई निकाली, एक्सीड कर गया। स्टेप 2 वीडस निकाला, वो भी एक्सीड कर गए। स्टेप 3 में फिर हमने क्या करा, स्पीड ही कम कर दो भाई, और कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज थी। आज जो हमारा पूरा पूरा काम है ना, वो इसी फॉर्मूले में है, E + μ = v²/g/r। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी जल्दी कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई, 3 तो इसके कर लिए, और इससे पहले क्या करा, तो 4 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। सोचो भाई, कोई नहीं करेगा ऑफलाइन में, क्योंकि सबको क्या है, टाइम प्रेशर होता है कि भाई 50 घंटे में ये चीज़ कंप्लीट कर दो। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमको भी इतने अच्छे न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे, एक कराया कि समझ जाना। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक, वो पढ़ेंगे रोलिंग डिजाइन रेडियस या रोलिंग रेडियस, आर रोलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, ऐसे तो क्या डाल सकते हैं, RADIUS रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। सिंपल है, थ्योरी में आपको बुक का फोटो खींच के दे दूंगा, अपने नोट्स में, मेरे नोट्स हैं, उन्हीं की PDF मिल जाएगी। तो हमारे पास 2 होती है, एक आर होती है रोलिंग, एक होती है आर मिनिमम। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और देखिए हमने अभी अभी पढ़ा था कि E + μ बराबर क्या हो जाएगा v²/g/r। ठीक है, अब देखिए v की जो वैल्यू दे रखी है, अगर हमको डिजाइनिंग दे रखी है, रोलिंग स्पीड दे रखी है, तो वही चीज हम ले लेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। मैं r को इधर भेजूंगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा v², और ये तो हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे ही रखेंगे। अगर कुछ नहीं देता है तो वो चीज ले लेना, अगर नहीं देता तो क्या हो जाएगा 0.07 प्लस के 0.15 इंटू जी। तो ये क्या है अपना रोलिंग रेडियस है, कुछ नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब जो हमारा पूरा आज जो भी हमने पढ़ा ना, वो किस पे फोकस था पूरा, E + μ = v²/g/r। पूरा आज का जो हमारा टॉपिक था वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। अब आपसे कुछ भी पूछा, आप इसकी मदद से निकाल सकते हो। मी की वैल्यू गिवन है, ये चीज गिवन है, डायरेक्ट ई की वैल्यू पूछ रहा है, डायरेक्ट आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगा दो। डिजाइनिंग के लिए बोल रहा है, 3 स्टेप है, इसी पे बेस्ट स्टेप है। पहले में ई निकालना है, 75% लेनी है। दूसरे में मी निकालना है, पूरी लेनी है, और ई की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। तीसरे में दोनों मैक्सिमम ले लिए, स्पीड की वैल्यू थोड़ी कम करनी है, मतलब न्यू स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ऐसी अगर आर मिनिमम बोले तो वी मिनिमम देगा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो इसी के ऊपर करने वाले, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे वी पूछ रहा है वैसे वैसे आर रोलिंग निकल जाएगी या आर मिनिमम रोलिंग निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, आप एक और नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ इसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वी क्या हो जाएगी, मिनिमम की बजाय वो क्या बोल देगा, एब्सोल्यूट भी बोल सकता है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आर की वैल्यू पूछे तो क्या रेडियस नहीं निकाल सकते क्या सर, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए रफ करता हूँ मैं। अब क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, पढ़िए एक बार, और आसान सा क्वेश्चन है। एक पार्ट में इसका कराऊंगा, मतलब आर रूलिंग निकाल के बता दूंगा, आर एब्सोल्यूट मिनिमम आप निकाल लेना, आसान सा टॉपिक है। क्योंकि मेरे को जो है ना, मेरे से मेहनत से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरा एम ये है कि मैं आपको मेहनत करना सिखाऊं। ठीक है,
क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बड़ा है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बोल रहा है कि हमारे पास कैलकुलेट द रोलिंग मिनिमम रेडियस बताया था, आर्म रोलिंग निकालना है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। दो होती है, रोलिंग मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, दो केस थे ऊपर, वही से एक केस है, ठीक है। फॉर ये नेशनल हाईवे फालतू की चीज़ है। एज्यूम दे रखा है, डाटा दे रखा है, रोलिंग डिजाइन स्पीड और मिनिमम डिजाइन स्पीड दे रखा है 100 kmph। चलिए मैं दो पार्ट में कर देता हूँ, एक पार्ट आपके लिए, एक पार्ट मेरा। बोल रहा है कि वी रोलिंग जो गिवन है वो कितनी है, 100 kmph है, ठीक है। और वी एब्सोल्यूट जो गिवन है वो कितनी है, 80 kmph है। तो आप सबसे पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, मीटर सेकंड में। ये तो 22.22 आएगी, सॉल्व कर करके मेरे को याद हो गई है भाई। और 100 वाली कितनी आती है, एक बार मैं देख लेता हूँ, 27.77, ठीक है, 27.77 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, और हमको क्या बोलना है, आर रूलिंग निकालना है। आर रूलिंग अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 0.22। 0.22 कैसे आया, ई प्लस म्यू को जोड़ने पर आया, क्योंकि हमें दे नहीं रखा ई की वैल्यू कितनी लेनी है या एफ की वैल्यू कितनी लेनी है। तो आप ले सकते हो कि ई की वैल्यू हमने 0 पॉइंट मैक्सिमम ले ली, एफ की भी मतलब म्यू डैश की भी वैल्यू मैक्सिमम ले ली। तो वो सॉल्व करने पे कितना आता है, 0.22 इंटू जी, सॉल्व कर लेना। आर रूलिंग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, चलो मैं कैलकुलेटर नहीं कर देता हूँ। वी की वैल्यू कितनी आ रही है, 27.77 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.22 इंटू 9.81, जो की वैल्यू आ रही है हमारी 357.32। अब देखिए रेडियस तो मैं और बढ़ा सकता हूँ ना, तो मैं आर रूलिंग जो प्रोवाइड जो करूँगा ना वो थोड़ी और अच्छे से कर दूंगा। मान लीजिए मैं प्रोवाइड कितने कर देता हूँ, 360 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, रेडियस जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही कर्व हमारे पास थोड़ा स्टीप कम मिलेगा और पैसेंजर को कंफर्टेबल ज़्यादा होगा। और ये मिनिमम एब्सोल्यूट पूछ रहा है, तो आर एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, वी एब्सोल्यूट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.22 इंटू जी, सॉल्व कर लेना आंसर, ठीक है। आंसर अगर आप देखिए पूरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर जरूर देना मेरे को, जिससे लगेगा कि हाँ कोई बच्चा मेरी पूरी वीडियो देखता है और उसको समझ में आ रहा है। बाकी आप मेरे को और कमेंट में कुछ चीज़ बताना चाहते हैं या कुछ पर्सनली मेरे से बोलना चाहते हैं तो आप उधर बोल सकते हैं, या मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का नंबर लीव कर दूंगा। उसमें मेरे पास 3 ग्रुप हैं, एक पर्टिकुलर मेरा है, एक मेरे सर का है, और एक और तगड़ा ग्रुप है महासिविल संग्राम, ठीक है, MH करके, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो उधर काफ़ी सारे तीनों ग्रुप ही काफ़ी अच्छे हैं। मेरा जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो ES और गेट के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको। बाकी जो एक प्रभास सर है जो मेरे फेवरेट सर है, वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट सर, ठीक है, आप उनका भी ऐड करना चाहो तो उनकी भी लिंक दे दूंगा। बाकी और SSC JEE के हिसाब से ऐड करना है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है पर्टिकुलर। चलिए मैं अपना नंबर भी इधर भी लीव कर देता हूँ, 8824535754, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा पूरा सुपर एलिवेशन से। और थोड़ा सा पार्ट और रह गया है कि जब भी हम कर्व प्रोवाइड कराते हो तो हल्की सी रोड को थोड़ा एक्स्ट्रा वाइड करते हैं, क्यों करते हैं क्या करते हैं वो चीज़ हम आराम से समझेंगे। बैटरी हो गई इसकी भी खत्म। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन कर्व क्यों प्रोवाइड कराते हैं, कितने तरीके होते हैं, टाइप क्या होते हैं, लेमनस्केट क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है, वो सारे हम कवर करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।